हैं तो फिर आ ही गया फिर हैं FR2 में। उम्मीद है सी, उम्मीद है थी FR2 की। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पेपर अच्छा हो गया FR1 का भी। अच्छा, वादी वाह। फिर एंजॉय करनी थी लाइफ, 1.5 2 साल तो आराम से जिंदगी देखते कैसी चल रही है, किधर आ गया दोबारा है इतनी जल्दी। अच्छा जी, चलो जी सिलेबस हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है इस 6 महीनों में। अच्छा जी बच्चों, FR2 में हमारे जो टोटल चैप्टर है ना वो कितने हैं जी? 14। कितने चैप्टर है? 14। पहला चैप्टर है जी इनटेंजिबल एसेट का। इसके बारे में हल्का फुल्का हमने इंट्रो में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ सवाल भी आपने देखे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल हो गया, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया। तो हमने गुडविल पे टिक किया होगा। बचपन की बातें हैं लेकिन कोशिश करेंगे याद करने की। ठीक है जी। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। जैसे सॉफ्टवेयर है, पॉइंट समझ आ रहा है ना यार? सॉफ्टवेयर हो गया, ब्रांड नेम हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई डिजाइन हो गया, कोई फार्मूला हो गया। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन है, उस वैक्सीन का फार्मूला जिसने बनाया है वो फार्मूला उसके पास। कोका कोला, बोतल तो नजर आ रही है लेकिन इस बोतल के पीछे बनाने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला इंटेंजिबल है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? बराबर। चैप्टर नंबर 1 आपको समझ आ गया, इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके अंदर वही है जिस तरह से प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर IS 16 का हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से होते हैं, पॉलिसी क्या होती है, अगर उसमें इंपेयरमेंट आ जाए तो क्या करेंगे, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाए तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें हैं। बर चैप्टर नंबर 2 है जी कि कुछ मिले जुले हुए IFRS, जैसे कि IAS 10 और IAS 37। IAS 10 37 होता है कि मुख्तलिफ किस्म के ना आपकी कंपनी के अंदर मसले मसाले आ जाते हैं। जिस तरह से क्योंकि आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया है। अब केस कर दिया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पैसे कितने देने पड़ेंगे उसके ऊपर आपको 50-50 चांस है। वकील एक कह रहा है कि सर 6 लाख भी देने पड़ सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं सर 10 लाख भी देने पड़ सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है अमाउंट के कितनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर अंदाजे लगाने पड़े किसी चीज के ऊपर, केस आपके ऊपर हो चुका है और आपने अंदाजे लगाने हैं, तो उसके ऊपर कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड बात चलेंगे। लेकिन जिस तरह से आपके ऊपर केस हो सकता है, आप भी तो किसी के ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब आपने किसी से माल मंगवाना था, एंड टाइम पे वो बंदा मुकर गया, आपका नुकसान हो गया। आपने कस्टमर को माल बेचना था लेकिन सप्लायर ने आपको माल नहीं पहुंचाया टाइम पे, आपका हो गया नुकसान। आपने उस पर केस कर दिया। अच्छा, केस कर दिया, अब आप केस जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते। जीतेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, एसेट है। ना जीते तो फिर एसेट नहीं है। और हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब सच्ची मुची यकीन हो, लेकिन लाइबिलिटी उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब थोड़ा सा भी शक हो। प्रूडेंस कंसेप्ट यही कहता है, याद है ना कुछ कुछ। तो बच्चों, एसेट रिकॉर्ड करना है और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी चलेगी, क्यों हम वंस अगेन दोबारा जिंदा करेंगे हम। ठीक हो गया जी। तो ये हमने टॉपिक पढ़ना है। 41, IS 41 है जी, तीसरा चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है जी। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में आप CA क्वालिफाई करने के बाद किसी गांव में लग गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे मज्जे कट्टे, मुर्गियां और इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं और आपने उनकी अकाउंटिंग करनी है, उसके लिए फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए? एग्रीकल्चर। ठीक है जी। गांव में मतलब जिंदगी का कोई पता नहीं है, शादी पिंड च हो जाती तो ਤੁਹਾਨੂੰ पिंड रहना पै रहा। क्या कैलकुलेट करो जी, आज मज ने कितने अंडे दिए। ठीक हो गया। तो उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? एग्रीकल्चर। समझ आई कि नहीं आई? पर कॉमन सेंस है, यूज करो जरा, सोचो। सोचो कि यार हमारे पास एक मज थी, मज ने दिया कट्टा। कट्टा एसेट है कि नहीं? क्योंकि मज तो एसेट थी, लेकिन कट्टा एसेट है। लेकिन एसेट तो वो होता है जिसकी कोई पेमेंट की हो। कट्टे की कोई पेमेंट की है? कट्टे की तो कोई पेमेंट नहीं की, किसको पेमेंट की है?
तो अगर कट्टा डेबिट करेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। लेकिन कैश तो किसी को दिया ही नहीं है। कैश किसको दिया? मुर्गी थी, उसने अंडे दिए, फिर मुर्गी अंडों पे बैठ गई तो क्या हुआ, चूजे निकल आए। अब चूजों को डेबिट तो करेंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? सोचने वाला पॉइंट, ये तो सोचे नहीं, है कि नहीं। तो उसके ऊपर फिर सोचेंगे कि क्रेडिट क्या करें। उस वो सारी डिस्कशन होगी किसमें, IS-41। फिर ये पौधे होते हैं, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी कभी गए हो, उसमें बहुत सारी जमीन ऐसी है जो खाली है, उसमें फसलें लगी हुई हैं। वो फसलें कौन उगाता होगा, और वो फसलें वो काट के बेचता कौन होगा, पैसे कौन कमाता होगा? जमीन तो पंजाब यूनिवर्सिटी की है। नहीं बात समझ आ रही कि नहीं? तो वो जो फसलें हैं वो भी एग्रीकल्चर है। वहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो फसलें हैं, वो फसलें कौन काश्त करता है, कौन उसको पानी लगाता है, कौन उसको खाद देता है, कौन उसको काटता है, कौन बेचता है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट लग गए तो फिर आपको फसलों का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहां पे भी एग्रीकल्चर अप्लाई होगा। फिर ये मुख्तलिफ किस्म की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर फर्ज करें आपकी जॉब हो जाती है, जैसे से फार्माजेन है, जिस तरह से आपकी ये ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन, आपने नाम सुना होगा, वो मुख्तलिफ किस्म के गोलियां परचेज करें तो GSK लिखा होता है उसके ऊपर पीछे, वो मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनियां क्या करती हैं कि दवाइयां बनाने के लिए खुद से पौधे उगाती हैं। क्या करती हैं? पौधे खुद उगाती हैं, कि वहां से वो केमिकल निकाल के फिर उसको अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करती हैं। या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया के कल्चर को क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, तो बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन में क्या इस्तेमाल होता है, ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया के कल्चर को ग्रो किया जाता है, पैसा लगता है उसके, ठीक हो गया। तो वो जो पैसा लगता है वो, बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग थिंग है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर अप्लाई होगा, IS-41। तो अगर खुदा ना खासा जिंदगी में कभी आपकी नौकरी एज ए CFO, एज ए अकाउंट्स मैनेजर किसी ऐसी कंपनी में हो जाती है जहां पे एग्रीकल्चर अप्लाई होता है, तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड वहां पे काम आएगा। पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा जी, उसके बाद है जी IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करना। अब आप कहेंगे सर रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना बड़ा आसान है, चीज बेची, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, सेल रिकॉर्ड कर ली हमने, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो गया। इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है? बहुत सारे इदारों में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के ऊपर बहुत मसले होते हैं। हमने तो जिंदगी सादा सी पढ़ी है ना, चीजें बेची हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, उधार पे बेची हैं तो डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, जिंदगी आसान है हमारी। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी कंपनीज में चीजों को रिकॉर्ड कर, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बहुत कॉम्प्लेक्स मसाइल। मैं एग्जांपल उसकी छोटी सी देता हूँ। आपने किसी कंपनी से AC लिया, हायर कंपनी से AC लिया, ओके, हायर कंपनी ने आपको AC बेचा 2 लाख रुपए, लेकिन हायर कंपनी साथ ये भी कहती है कि इसकी 3 साल की मेंटेनेंस हमारी जिम्मेदारी है, 3 साल तक मेंटेनेंस हम करेंगे, फ्री करेंगे, 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि यार? आपने जो 2 लाख रुपए का AC लिया तो साल बाद आपने क्या करवाना है, मेंटेनेंस, फ्री हो गया। दूसरे साल भी करवाई मेंटेनेंस, वो आया बंदा फ्री करके गया। तीसरे साल भी मेंटेनेंस करवाई, बंदा फ्री करके गया। उस बंदे के पैसे कौन पे कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। उस बंदे की सैलरी भी पे कर रही होगी कंपनी। उस AC के अंदर को पुर्जे वगैरह खराब निकले तो पुर्जे भी वो ठीक कर रही होगी, उन पुर्जों का भी खर्चा आ रहा होगा। अब अगर उस कंपनी ने 2 लाख रुपए का रेवेन्यू पहले साल रिकॉर्ड कर लिया तो अगले 3 साल वो खर्चे रिकॉर्ड कर रही है। क्या रिकॉर्ड कर रही है? खर्चे। लेकिन उन खर्चों के गेस अगले 3 सालों में रेवेन्यू तो कोई नहीं रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि 2 लाख तो पहले साल ही रिकॉर्ड कर लिया। तो स्टैंडर्ड कहता है ये गलत है। आपने रेवेन्यू 1 साल में रिकॉर्ड किया और खर्चे 3 सालों में रिकॉर्ड किए, ये तो मैचिंग कंसेप्ट नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट ये है कि जितने सालों में खर्चे होंगे उतने सालों में रेवेन्यू होगा। तो फिर आप सारे का सारा 2 लाख रुपए का रेवेन्यू पहले साल रिकॉर्ड ना करो, तो उसमें से कुछ रेवेन्यू अगले 2-3 सालों में रिकॉर्ड करो, जब वो बंदा जाके उस AC की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहा। बात सुन लगी? हो सकता है ऐसा कहते हो कि यार 1,80,000 पहले साल रिकॉर्ड कर लो, बाकी जो 20,000 है उसके 3 टोटे करके अगले 3 सालों में रिकॉर्ड करो। क्योंकि मेजर खर्चा तो AC का था ना, AC जब दे दिया तो 1,80,000 का रेवेन्यू वहां पे रिकॉर्ड करो, बाकी 20,000 को अगले 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, 1,80 होगा, ये 1,50 होगा, ये 1,60 होगा, इसके ऊपर जो डिटेल कैलकुलेशन है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर आपने एक और भी बात सुनी होगी कि जब किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना,
तो वहां पे लिखा होता है कि 10,000 की शॉपिंग करें और पूरा अंदाजे में शामिल हो जाए। सुना है कभी? ठीक हो गया। फिर वो उम्रे का टिकट निकलता है और पता नहीं क्या क्या चीजें निकलती हैं। पॉइंट ये कि एक बंदे ने 10,000 की शॉपिंग की और उसने क्या किया, कूपन डाल दिया और उसको उम्रे का टिकट निकला है। अब उसने टोटल कितने पैसे दिए? 10। उसने कितना फायदा ले लिया? 2 लाख रुपए का। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो और फिर वो कंपनी, आपने तो चूंकि वो टिकट लिया, लेकिन दिया किसने? कंपनी ने। कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट बैठा हुआ, उसने एंट्रियां करनी, वो तो फंस गया। क्या रेवेन्यू हमारा हुआ है 10,000 का, खर्चा हुआ है हमारा 2,10,000 का। ठीक हो गया? तो वो फिर रेवेन्यू को स्प्लिट करे। क्यों? क्योंकि बाकी जितने लोगों ने भी 10,000 की शॉपिंग की थी वो भी तो पूरा अंदाजे में शामिल हुए। उन तमाम लोगों के 10-10 हज़ार रुपए में से जो जो अमाउंट बनती होगी वो साइड पे करेंगे और वो अलहदा से रिकॉर्ड करेंगे। जब उम्रे का टिकट निकला होगा उसका रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा। मतलब सादल फाज में उम्रे का टिकट को मुफ्त में नहीं होता, आपके 10-10 हज़ार रुपए की शॉपिंग के अंदर से वो पैसे निकालते हैं। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है। इसी तरह से कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना के बेचती है, क्या बना के बेचती है? तो उसने तो कोई चीज नहीं ना बेची, उसने कोई शॉपर में डाल के कोई चीज दी है आपको? नहीं, उसने तो सॉफ्टवेयर बेचा है और सॉफ्टवेयर की बाद में मेंटेनेंस भी वो कर रही होती है। वो कहती है जो सॉफ्टवेयर आप ले लें, हाँ जब भी कोई मसला होगा हम आएंगे, हम ठीक कर देंगे और उसके आपसे पैसे चार्ज। कोई लाइसेंस बेचती है कोई कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, क्या बेचते हैं? बिल गेट्स क्या बेच रहा है? बोलो तो सही, क्या बेच रहा है? ना सुने नहीं आया कि नहीं? बिल गेट्स कौन है? क्या बेचता है वो? वेबसाइट बेचता है। तो तू F2 आ गया है। तो सॉफ्टवेयर बेचता है। ये विंडो, जो लैपटॉप के अंदर विंडो होती है, ये विंडो बेचता है। पाकिस्तान में 50 रुपए की विंडो कर लेंगे हो। बाहर के मुल्क में विंडो के हर साल कई हजार डॉलर पेमेंट होती है। नहीं बात समझ आ रही? हमारी पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी अल्हम्दुलिल्लाह जो विंडो इस्तेमाल करती है वो क्या है? चोरी की। हमने कभी विंडो का किसी को पैसे, बिल गेट भुखा मर जाए अगर पाकिस्तान होता। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सॉफ्टवेयर जो है पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं उसका 1 रुपया भी किसी को पे नहीं करते। हफीज सेंटर जाते हैं, वहां से एक यूएसबी में किसी दोस्त से कॉपी कर लेते हैं विंडो, अपने लैपटॉप में आके खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर समझ। एंटीवायरस भी हमें खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। सारा कुछ जो कुछ भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सारे मुफ्त में अवेलेबल हम कर लेते हैं। लेकिन ये यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन मुल्कों में ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसको इस्तेमाल करने के अच्छे खासे पैसे होते हैं। एंटीवायरस आप जब इस्तेमाल करते हैं उसके अच्छे खासे पैसे होते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो वो बिल गेट्स इसलिए बिल गेट्स है कि वो यूरोप से और बाकी मुल्कों से पैसा कमा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उसको 1 रुपया भी नहीं देते। ठीक है जी? अच्छा बरल, अब वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है विंडो की या मुख्तलिफ किस्म के ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करता होगा, वो एक टेक्निकल इशू है। क्योंकि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक वक्त में उसने शॉपर में डाल के विंडो नहीं आपको दे दी, वो विंडो यूज करता रहा है, वो आप कर रहे हो, तो आप टाइम गुजरने के साथ साथ क्या कर रहे हो, बेनिफिट उठा रहे हो। तो रेवेन्यू भी उसका फिर टाइम गुजरने के साथ साथ रिकॉर्ड होगा। बात समझ लगी? आपने देखा होगा गूगल ड्राइव, नाम सुना है? गूगल ड्राइव, इस तरह से वन ड्राइव, ये नाम सुने हुए आपने? इसमें पहली 10-15 GB स्पेस क्या होती है? फ्री। लेकिन अगर आपका डाटा उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ता है? स्पेस बाय करनी पड़ती है। 100 GB चाहिए तो इतने रुपए दो, 200 GB चाहिए तो इतने रुपए दो, 1 TB चाहिए तो इतने रुपए दो। ठीक हो गया? फिर आप अपना डाटा वहां पे सेव करते हो। तो वो कंपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही है। उस कंपनी के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसको एंट्रियां पर करनी पड़ेंगी कि यार ये रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना। और वो रेवेन्यू टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, किसी वन स्पॉट पे रिकॉर्ड नहीं होता। पॉइंट समझ लगे? ठीक हो गया जी? तो वो बड़ा डिटेल में ये टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके ऊपर अच्छा खासा हमारा टाइम लगना है और इसके ऊपर अच्छा खासा सवाल आना है। सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ना आपके पूरे इस सिलेबस में, ये वाला है। मुश्किल इस तरह से, इस सेंस में नहीं है कि बड़ी अकाउंटिंग आपको ना यहाँ पे एंट्रियां करनी पड़ेंगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मुश्किल इस सेंस में कि ये बोरिंग है, थियोरेटिकल है ज्यादा, तो इसको याद रखना मुश्किल काम। ठीक हो गया बरल? उसके बाद
ये कैलकुलेशन के लिहाज से सबसे मुश्किल टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? हर वो एसेट जो रेडली कन्वर्टेबल टू कैश है वो फाइनेंशियल एसेट होता है। मतलब बैंक में पैसा पड़ा है, किसी भी वक्त जाके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, तो बैंक बैलेंस जो है आपका फाइनेंशियल एसेट। पॉइंट समझ गया? आपने बॉन्ड परचेज कर लिए, तो बॉन्ड क्या है? फाइनेंशियल एसेट। आपने डेटर को चीजें बेची हैं, तो डेटर से आपको कल को दुआएं मिलेंगी, क्या मिलेगा? कैश। तो डेटर आपका क्या है? फाइनेंशियल एसेट। हर वो एसेट जो अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको रिकॉर्ड करने के तरीके क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो हमने इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए हैं, तो कल को जब आप बेचेंगे तो क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो वो भी फाइनेंशियल एसेट। समझ आ गई बात? अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, लीजेस। आपने बैंक से गाड़ी ली, 5 साल इस्तेमाल की, फिर 5 साल बाद गाड़ी वापस कर दी, तो क्या ये जो गाड़ी आपने ली है ये आपकी प्रॉपर्टी है? ये आपने तो परचेज नहीं की, क्या इसकी ऑनरशिप आपके नाम पे है? नहीं, आपके नाम पे तो नहीं है। किस्तें नहीं पे करोगे तो बैंक वाले उठा के गाड़ी ले जाएंगे वापस। तो किस्तें पे करनी है, वहां पे एक टेबल बनेगा जो आपने क्यूएम के अंदर किस जमाने में बनाया था। क्यूएम पढ़ी है ना आपने? क्यूएम में एनुटी पढ़ी थी। एनुटी में कुछ टेबल वगैरह भी बनाए थे हमने, पता नहीं याद है कि नहीं याद। कुछ सिंकिंग फंड, कोई अमोर्टाइजेशन, इस तरह की बातें सुनी सुनी लग रही है कि नहीं? कुछ अमोर्टाइजेशन का टेबल बनाया था ना, वो बेसिकली लीज का टेबल। तो क्यूएम हम दोबारा जिंदा करेंगे एफआर2 में। ठीक हो गया नहीं? तो लीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें किस्तें होंगी, किस्तों के अंदर सूद भी शामिल होगा। तो सारे का सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। समझ आएगी बात? अगला पॉइंट चैप्टर नंबर 7, IS-21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। हो सकता है कंपनी, जिस तरह से पेप्सी कंपनी है, तो पेप्सी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, ऐसे ही है। तो फिर ये अमेरिका में भी होगी क्या? नहीं होगी? ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, न्यूजीलैंड में भी होगी, पूरे यूरोप में होगी, सऊदीया में भी होगी, मिडल ईस्ट में सारे जितने मुल्क हैं, यूएई हो गया, ठीक है जी, तमाम मुल्कों में ये पेप्सी कंपनी क्या कर रही है? काम कर रही है। तो एक मुल्क में अगर आप बैठे हैं, वहां पे तो पाकिस्तानी रुपीस चल रहा है, लेकिन अगर वही पेप्सी कंपनी लंदन में सेल हो रही है, पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट्स लंदन में सेल हो रहे हैं, तो क्या वहां पे पाकिस्तानी करेंसी चलेगी? नहीं, वहां पे तो पाउंड चलते हैं। और यूएसए में डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड में टका। ठीक है जी, बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब एक पेप्सी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, आपने पेप्सी कंपनी में एक शेयर परचेज किया हुआ है। कितने शेयर परचेज किए हैं? तो पेप्सी कंपनी का ऑपरेशन तो 150 मुल्कों में, लेकिन 150 मुल्कों की करेंसी सेम नहीं है। तो आपको जब बताया जाएगा कि भाई पेप्सी कंपनी ने इस साल इतना रेवेन्यू कमाया, तो वो रेवेन्यू किस करेंसी में बयान किया जाएगा? 150 करेंसी में बयान किया जाएगा। तो आपको तो समझ नहीं आनी। आप कहेंगे भाईजान मैंने जिंदगी में एक गुनाह किया था, मैंने पेप्सी का शेयर बाय किया था, मुझे यह बता दो कि मेरा इस साल का रेवेन्यू कितना। वो कहते पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ। ਕਹਿੰਦੇ यार दिमाग ठीक है ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ टोटल रेवेन्यू दसो तो एक करेंसी दसो। तो फिर आपको 150 मुल्कों में पेप्सी काम कर रही है, तो उसका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो एक करेंसी में होना चाहिए, जो शेयर होल्डर को बात समझ आ रही, नहीं बात समझ आ रही? तो फिर तमाम करेंसियों को क्या करेंगे? किसी एक करेंसी में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। अगर आप यूके में बैठे हैं तो आपको पाउंड में बताएंगे, अगर आप यूएसए में बैठे हैं तो आपको डॉलर में बताएंगे, अगर आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं तो आपको फिर सऊदी रियाल में बताएंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो पाकिस्तानी रुपीज में बताएंगे, क्योंकि आप उसी करेंसी में बात समझ सकते हैं जिस करेंसी में आप डील कर रहे हैं। नहीं समझ लगी? क्या पेप्सी कंपनी के शेयर होल्डर तो हैं, लेकिन आप तो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब के किसी शेख ने पेप्सी कंपनी में पैसा लगाया। तो उस शेख को हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं। वो कहता है भाईजान मैं सुबह से लेकर शाम तक किस करेंसी में डील करता हूँ? रियाल में, तो मुझे रियाल में बताओ। नहीं बात समझा रही? मतलब आज अभी इसी वक्त आपका कोई रिश्तेदार अगर सऊदी में बैठा है, वो कहता है मैंने आज जरा 10,000 रियाल की मुझे सैलरी मिली है, तो आपको बात ही समझ आएगी वो क्या कह रहा है। आप फौरन गूगल पे जाएंगे और उस 10,000 रियाल को क्या करेंगे?
कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में तो समझ आएगी जनाब ये इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक जो ट्रांजेक्शन उस करेंसी में जो हो रही है, आप उस करेंसी की बात को समझ सकते हैं। लेकिन वो बंदा जिस मुल्क में बैठ के कमा रहा है उसको उसकी करेंसी समझ आ रही है, हमारी समझ नहीं आ रही। मतलब सऊदी अरब से एक बंदा आता है, पाकिस्तान में आता है, जीन्स की पैंट परचेज करता है, हम उसका मुंह देख रहे होते हैं, यार जीन्स की पैंट ना अस्सी फलाम मार्केट जाके 500 रुपए दी लेनी सी, ऐसे तो 6,000 रुपए की परचेज करता है, और हम उसका मुंह देख रहे हैं, इन्ने पैसे। बात में लगी, वो कहना है मेरे वास्ते 100 रुपए दिए, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो सऊदी अरब के हिसाब से सोच रहे हैं, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। उसके दिमाग में ये है कि यही पैंट अगर मैं सऊदी अरब से लेता ना तो मुझे 1,000 रियाल की पड़नी थी। कितने की पड़नी थी? मुझे यहाँ से 100 रियाल की पड़ रही है, ये सस्ती है, मेरे लिए तो ये लंडा है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं भाईजान लंडा इस तो भी अगे है, 50 500 रुपए की लभ सा थी जो तू मेरे करीम ब्लॉग चल रहा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता नहीं यार इतना यही मेरा करीम ब्लॉग है, तू टेंशन ना ले। तो जो कुछ रिश्तेदार आपके आते हैं बाहर के मुल्कों से, वो बड़े बड़े ब्रांड से जाके कपड़ा परचेज कर रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड से जाके चीजें परचेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्रांड उनके लिए बहुत सस्ते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं उस मुल्क के हिसाब से। बात समझ लगी? और आप सोच रहे होंगे कि यार तेरे को जितने पैसे ने सानू दे दे, असि क्यों क्रीम ब्लॉक जाके पेंटा लेंगे या शर्टा लेंगे, ठीक है। पर तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन समझ आ गई आपको? इसमें हमने इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 8 है जी इनकम टैक्सेस। अब आपने वैसे ही टैक्स पढ़ लिया है या पढ़ना है? पढ़ लिया है, तो वो जो टैक्स पढ़ लिया है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि टैक्स कमिश्नर होता है, टैक्स कमिश्नर कैसे किसी इनकम को देख रहा होता है, वो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें पढ़ी हैं। यहाँ पे हमें जो टैक्स पढ़ना है वो एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। नहीं बात समझ? कंपनी के अंदर दो बंदे हैं जो टैक्स को देख रहे हैं, एक कंपनी का अकाउंटेंट है जो टैक्स को देख रहा है, और एक उस कंपनी के अंदर छापा मारने वाला कमिश्नर है, वो भी टैक्स देख रहा है। तो दोनों के टैक्स को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। तो आपने जो टैक्स पढ़ा है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है? वो जो कंपनी के अंदर छापा मारता है, ठीक है जी। वो जो बंदा कंपनी को देखता है ना कि भाईजान क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा, तो वो जो चीज है वो आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमने जो टैक्स पढ़ना है वो टैक्स कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, वो एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि कंपनी का जो सीएफओ है वो टैक्स को कैसे डील करे। फर्क समझ आ गया दोनों में? ये वो वाला नहीं है जो आपने वहां पे पढ़ा हुआ। चैप्टर नंबर 9 ऑपरेटिंग सेगमेंट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी पेप्सी कंपनी की, पेप्सी कंपनी का ऑपरेशन है 150 मुल्कों में। कितने मुल्कों में? हो सकता है अफगानिस्तान में भी हो, लेकिन आए दिन वहां पे खुदकुश धमाके हो रहे हो, तो पेप्सी वाला कहन के साड़ा प्लांट किसी वेले भी तबाह हो सकता। डेंजरस सिचुएशन। बात सुन लगी है? इसी तरह से फर्ज करो जी ईरान में पेप्सी कंपनी का ऑपरेशन है, अब लग रहा जरा ईरान ने अगर मिसाइल हमला कर दिया है तो हूँ एरे हमले होने हैं, तो साड़ी कंपनी तो गई। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप है शेयर होल्डर जिसने पेप्सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप कहते हैं यार मुझे मेरा रेवेन्यू बताओ, रेवेन्यू बता दिया गया, आप कहते हैं यार ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेवेन्यू लग रहा था बताओ मुझे, क्योंकि उनमें टेंशन है मुझे। ओवरऑल तो पेप्सी कंपनी को 150 मुल्कों से प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है किसी मुल्क में क्या हो रहा हो, लॉस भी हो रहा हो। ओवरऑल आपको फिगर बताएगी वो तो बड़ी अच्छी है, वो तो प्रॉफिट है, लेकिन आप कहते हैं कि यार फला मुल्क फला मुल्क फला मुल्क ये रेड जोन है, इनका जरा अलग अलग बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। हो सकता है उन मुल्कों में क्या हो, लॉस हो। तो जब आप एक बड़ी कंपनी के बड़े सेटअप के टोटे करना शुरू कर देना कि यार फलां टोटे का अलग रेवेन्यू बता दे, फलां टोटे का अलग रेवेन्यू बता, फलां टोटे का अलग रेवेन्यू बता, तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। मतलब पेप्सी कंपनी का पाकिस्तान में जो ऑपरेशन है वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन है वो दूसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट है, इंडिया में जो ऑपरेशन है वो तीसरा ऑपरेटिंग सेगमेंट। हर मुल्क में उसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है। क्या आपको लगता है कि पेप्सी कंपनी जो पेप्सी बोतलें पाकिस्तान में बना रही है यहाँ से वो स्मगल होकर अफगानिस्तान जाती होंगी? नहीं, उसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी जब उसको ट्रैवल करके वहां पे लेके जा रहे। नहीं बात लगी?
अच्छा, इंडिया में अगर कंपनी फैक्ट्री लगी होती और इंडिया से बोतलें पाकिस्तान में आ रही होती तो आईएसआई वाले हर बोतल पी पी के चेक कर दे। ऐसी है दुश्मन की कोई ना कोई साजिश। और यहां से कोई कबूतर उधर चला जाए तो कबूतर के अंदर मार के भेज देना कि इसमें कोई आईएसआई का एजेंट तो नहीं है। 3-4 दिन तक वो उनके मीडिया पे चलता रहता है, कबूतर आया उधर। नहीं बात समझ आ रही? तो कबूतर बेचारा पकड़ाया ने 27 साल में जेल हो जाती और जेल में ही फिर सारी जिंदगी गुजार देता। ठीक है जी, आईएसआई का एजेंट का उसको ठप्पा लग जाता वगैरह। तो सीन क्या है? सीन ये है कि बच्चों हर मुल्क में पेप्सी कंपनी ने अपने क्या किए होंगे, अलहदा से फैक्ट्री लगाई होगी, वहां पे अलहदा से चीजें परचेज करती होगी, अलहदा से चीजें बेचती होगी, वहां पे मटेरियल बाय करती होगी, सप्लाईज वगैरह का सारा कारोबार जो भी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क है वो अलहदा से होता हो। अब पेप्सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में बड़ा अच्छा है, तो पेप्सी कंपनी सोच रही है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को हम पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे थे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन तेज हो जाएगी। तो क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आर्मी इजाजत ही नहीं देगी। पॉइंट समझ आ रहे हैं यार? पेप्सी कंपनी तो अपना कारोबार करना है, लेकिन उसको फिर ख्याल रखना पड़ता है कि जिस कंट्री में हम जाके कारोबार कर रहे हैं ना उस कंपनी के उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या उसको फॉलो किया जाएगा। नहीं बात समझी? एक बंदा बहुत अच्छा है उनकी नजर में, बहुत अच्छा मुलाजिम है, लेकिन उस मुलाजिम को दूसरे मुल्क में नहीं लगा सकते, उसको मार दिया जाएगा अगले दिन। ठीक है, तो हर कंट्री में उसके ऑपरेशन अलहदा है, पूरा एक सेटअप अलहदा से। उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्या कहते हैं? पूरी दुनिया के 150 मुल्कों में पैसा कमाया है, ठीक है, आपकी कंपनी थी, आपने पैसा कमाया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि फलां कंट्री का अलहदा से बताओ डाटा कितना क्या है, फलां कंट्री का अलहदा से बताओ डाटा कितना है, तो उसके फिर डिस्क्लोजर अलग अलग से हम शो करेंगे। चैप्टर नंबर 9 समझ आ गया? चैप्टर नंबर 10 है वंस अगेन IS 1। ये आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, ये आपने FR 1 में भी पढ़ा था, FR 2 में भी पढ़ा। क्या जी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। उसको उसमें कौन कौन सा डाटा प्रेजेंट करना है, उसके डिटेल डिस्क्लोजर क्या है, याद है? डिस्क्लोजर हमने बच्चों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तो नहीं पढ़े थे, FR 1 में पढ़े थे, लेकिन मजीद डिस्क्लोजर हमने यहाँ पे पढ़ना। ठीक है जी? फिर उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ये कुछ बातें हमने बच्चे FR 1 में भी पढ़ी थी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, कुछ कुछ याद आ रहा है? ठीक है जी? तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर है, ये भी हमने यहाँ पे देखना है। कंसोलिडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला टॉपिक है FR 2 में। एक 20 से 25 नंबर का सवाल आएगा आपको यहाँ से, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी? 18 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का कंसेप्ट ये है कि फर्ज करो पेप्सी कंपनी वाले कोका कोला को कंपनी को परचेज कर लेते, या जैज वालों ने वारिद वालों को परचेज कर लिया ना। अभी मैंने सुना है कि टेलीनॉर भी जा रहा है यहाँ से, टेलीनॉर को कोई परचेज कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? सुना है कुछ इस तरह की न्यूज आई थी 2-3 महीने पहले मेरा ख्याल। टेलीनॉर जाते जाते अपना सारा सेटअप यूफोन को बेच रहा है। बात लगी? समटाइम ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ले, परचेज कर ले। अच्छा, या परचेज नहीं करती, उसके शेयर परचेज कर लेती है मार्केट से। तो जब वो शेयर परचेज कर लेती है ना, तो पैसा तो उसका लगा ना जो ओरिजिनल उस कंपनी का शेयर होल्डर था। नहीं बात लगी? एक मिस्टर ए है, उसने पेप्सी में पैसा लगाया। किसमें पैसा लगाया? पेप्सी में पैसा लगाया, और पेप्सी कंपनी ने कोक परचेज कर ली। तो किसके पैसे से कोक परचेज किया? मिस्टर ए के पैसे से। तो मिस्टर ए क्या अब सिर्फ पेप्सी के हालात जानना चाहता है? नहीं, वो कोका कोला के हालात भी जानना चाहता है। भाई पैसा तो अल्टीमेटली उसी का लगा ना। तो मिस्टर ए को दिखाएंगे कि सर आपने पेप्सी से इस साल इतना क्या पैसा कमाया और कोक से इस साल इतना पैसा कमाया, और दोनों को जमा करके भी। पॉइंट समझ लग गया? तो ये पेप्सी जमा कोक, ये जब दोनों को टोटल करके डाटा दिखाया जाएगा ना बच्चों, उसके लिए एक कंसेप्ट यूज होगा कंसोलिडेशन। इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जमा करके डाटा दिखाना, मतलब इसके 5 अरब डॉलर के एसेट हैं और उसके 7 अरब डॉलर के एसेट हैं, जमा करें टोटल एसेट कितने बनते हैं जी? 12 अरब डॉलर के एसेट बनते हैं। इसकी 3 अरब डॉलर की लाइबिलिटियां हैं,
और इसकी 4 अरब डॉलर की लाइबिलिटियां हैं, टोटल करो लाइबिलिटियां कितनी बन गई, 7 अरब डॉलर की लाइबिलिटियां भी बन गई आप। ठीक है जी। तो तमाम डाटा को क्या कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है जी, कंसोलिडेशन। पॉइंट समझ आ गया। ये बंदे का पैसा अब सिर्फ पेप्सी में नहीं लगा, इसने पेप्सी में पैसा लगाया, पेप्सी ने कमाया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किसको जाएगा, जिसने पैसा लगाया था। और उस प्रॉफिट को पकड़ के मिस्टर ए को नहीं दिया, उन्होंने वो प्रॉफिट पकड़ के कोका कोला में लगा दिया। नहीं बात समझ। तो फिर वो शेयर होल्डर जानना चाहता है कि भाईजान पेप्सी और कोक में टोटल कितना कमाया आपने। या उसको कहेंगे भाईजान थोड़ा पैसा सिर्फ पेप्सी च लगा, कोक से थोड़ा 1 रुपया नहीं लगा, तो साड़ी मेहनत सी, हमने कोक में पैसे कमा के लगाए, आपके कोई पैसे नहीं। तो कह सकते हैं नहीं। वो कहेगा अगर मैं पहले दिन पेप्सी में ही पैसे ना लगाता तो पेप्सी पैदा ही ना होती। मैंने पैसा लगाया है तो ये कंपनी बनी थी। नहीं समझ आ रही। तो ये कंपनी बनी थी, अपने पाँव पे खड़ी हुई थी, और उसने कमाया था, तो ये कोक परचेज कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप ये परचेज कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। वो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। ये आपको पता है कि उबर और करीम 2 कंपनी होती थी पाकिस्तान। अब इन दोनों में से गायब हो गई। कौन गायब हुई है, उबर गायब हो गई, करीम ने उबर को बाय कर लिया, वो अपने ऑपरेशन उसको हैंड ओवर करके चली। ठीक है जी। इस तरह से चीजें चलती रहती है मार्केट में। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा, अगर तो आपने कंपनी का मेजर हिस्सा उठा लिया तो आप कंसोलिडेशन करेंगे, लेकिन अगर मेजर हिस्सा नहीं उठा सके, थोड़ा सा हिस्सा उठाया आप, कितने से उठाया, थोड़ा सा, तो वो फिर आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे कि आपने एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को शो करना। क्या किसी कंपनी के डाटा को शो करने के लिए 100% कंपनी परचेज करनी जरूरी है, नहीं। देखो जरा सिंपल सी बात याद रखनी, पार्लियामेंट में 350 सीटें हैं, तो किसी कंपनी किसी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 350 सीटें जीतना जरूरी है, नहीं। सिर्फ मेजोरिटी, सारी नहीं। तो 50% से ज्यादा सीटें जीतनी है आपने, तो हुकूमत फिर आपकी होगी। क्या आप ये कह सकते हैं कि चूंकि मेरी 60% सीटें हैं तो 100 में से 60 फैसले मेरे होंगे, 40 फैसले ऑपोजिशन के होंगे, ऐसे काम चलेगा, नहीं। सारे फैसले हुकूमत करेगी। समझ आइए। 60% सीटें हैं, फैसले 100% होंगे। अच्छा, जिस पार्टी के पास 40% सीटें हैं उसका कोई फैसला होगा, कोई भी नहीं। वो मैक्सिमम एहतजाज कर सकती है, वो 5 साल क्या करेगी एहतजाज। वजीर दाखिला कौन लगाएगा, हुकूमत के अपोजिशन। वजीर तिजारत अपोजिशन क्या लगाएगी, कख भी नहीं। वो अपोजिशन लीडर लीडर लगा सकती है, और अपोजिशन लीडर का काम क्या है, रौला पाना, वो पाना रहेगा 5 साल तक। नहीं बात समझ आ रही। तो ये काम है। कंसोलिडेशन करने के लिए 100% सीटें जीतना जरूरी नहीं है। सिर्फ कितनी सीटें जीतनी है आपने, सिर्फ 50% से 1 सीट ज्यादा। और नीचे वाली पार्टी कौन सी है, ये अपोजिशन पार्टी। क्या मतलब है, इसके पास सीटें 50% से कम है। अगर इसके पास सीटें 50% से ज्यादा होती तो ये भी कंसोलिडेशन कर रही होती, क्योंकि इसकी सीटें 50% कम है, इसके पास डिसीजन मेकिंग कोई नहीं है, लेकिन रौला शौला पा सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया। तो एसोसिएट समझ आ गया आपको क्या होता है। ये मोर देन 50% अगर इन्वेस्टमेंट है, और ये लेस देन 50% अगर इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, उसके बाद है जी एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब आई कैप को फील होता है कि हमारे बच्चों को एथिक्स नहीं आते। हम उनको सिखाएंगे कि भाईजान किसी की बोतल से पानी पीने से पहले उससे पूछ लो। और कहेंगे सर ये तो बात हमें पता है, तो हमें पता है। मतलब किसी के बैग में अगर लेज का पैकेट पड़ा हुआ है तो उसकी गैर मौजूदगी में निकाल के लेज नहीं खाने। क्या आप ही आएगा तो कहना यार मैं खा ली, मैंने भूख लगी सी। आप कहेंगे सर यार गल भी सानू पता है। ऐसे ही ना, पता है ना आपको बातें कि नहीं पता है, अमल नहीं करते आप। आज इतने कैलकुलेटर रखे जो कल नहीं लभना, क्या लभ जाएगा। सबके साथ जिंदगी में एक ना एक दफा ऐसा वाकया हुआ है, वो पेंसिल कभी नहीं लभी आज तक। हर किसी के दिल में यही दुख है, यार मैं कल नवी पेंसिल लेके आया, मैं कसम खादी कि मैं ध्यान रखा।
फिर ही मैं घर पहुंचा तो मेरे बैग से पेंसिल को नहीं निकली। फिर दुनिया तो एतबार ही उठ गई। आई क्या को यही फील होता, एथिक्स की क्या है कमी है। आई क्या कहते हैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको एथिक्स पता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे आप। नहीं समझ आ रही? क्लियर? एथिक्स बच्चों हम कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। कितने चैप्टर हो गए बच्चों? 14 चैप्टर। उसमें थ्योरेटिकल चैप्टर बच्चों एक ये है और एक ये है थ्योरेटिकल चैप्टर, और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर ये है। तीन की चैप्टर थ्योरी है, बाकी सारे कैलकुलेशन वाले। यहाँ तक की बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी। आज बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो है लीज। कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज? चैप्टर नंबर 6, लीज। सीधे पधरे हो रहे हो। पहले हम जरा लीज पढ़ने से पहले हम क्यूएम को जिंदा करते हैं, जो हमने दफन कर दी थी। तो आपके साथ आती थी लड़कियों की तरह। उसका एफआर का पेपर ठीक हो गया था? ये आपका दोनों का ठीक हो गया था? ये दिया ही नहीं? दिया था? अच्छा। अच्छा जी, IFRS 16 लीज। कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। बच्चों जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना। आज अगर आपने किसी बैंक में 1000 रुपया लगाया हो, ये बचपन की बातें हैं, इंसल्ट फील नहीं करनी। तो सर की बचिया ला तो सानू अरे लान लगे हो, ठीक है? ये थोड़ा सा हम लेके चलते हैं बातों को। 1000 रुपये आज आपने इन्वेस्ट किया बच्चों, बैंक ने रेट लगाया 6% कंपाउंडेड पर एनम। कितना रेट लगाया? 6% कंपाउंडेड पर एनम। और बैंक ने आपको 4 साल बाद पैसे वापस करने हैं। फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ बचपन में, याद है? A = P × 1 + R⁴ तो मुझे बताएं 4 साल बाद आपको बैंक कितने पैसे वापस करेगा? कैलकुलेटर निकाल लें, शाबाश। आपको पता है मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर होता है? नहीं पता होगा। ये थोड़े कैलकुलेटर रोल है, क्यों हम जमाने तो चल रहे हैं। तो कैलकुलेटर खैर है, पहले दिन केड़ा सर ने कैलकुलेशन करानी है? पहला हफ्ता तो सुकून ना गुजारांगे है। हाँ भाई, कैलकुलेटर किधर है? मसवाक जेब च रखी है, कैलकुलेटर नहीं रखा। माशाल्लाह। हाँ जी, क्या आंसर आया? 1262.47। अच्छा, अब बच्चों जरा देखो, क्या ये वाले जो पैसे पड़े हैं ये कम है, और जो 4 साल बाद पैसे आएंगे वो ज्यादा है? इक्वल है? जरा सत्यानाश, 1000 तो 1200 बराबर में है। और 4 साल बाद बैंक ने जो पैसे देते हैं वो ज्यादा ना कि घट ने? आवाज नहीं आ रही। बराबर, बराबर ही है सर जी, क्या बात मतलब। दुनिया फानी है, 1000 1200 से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ मिट्टी हो जाना है। वाह, सेम है ना, सब सेम है, सब माया है। मैं तेरे को पूछा 2 साल पहले तो छोटा सी कि हूं छोटा है, क्या दे?
सेम है, मेरी उम्र कभी चेंज नहीं होती है। सीधी जी गल है, तो बेड़ा गर्क करता फड़ के। अच्छा जी, अब बच्चों जरा सोचो, कितने पैसे जमा करवाए थे? 1000। कितने पैसे वापस मिले? 1262 रुपये, ज्यादा मिले। जब कम पैसे किसी फार्मूले की वजह से बढ़ जाएं, ज्यादा हो जाएं, इस कंसेप्ट को कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं? कि 1000 जमा करवाया तो 1200 मिला, पैसे बढ़ गए कम हो गए? बढ़ गए। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? कंपाउंडिंग। अब वो फैक्टर जिसकी वजह से 1000 रुपया 1200 बना, उसको क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर। तो फैक्टर कौन सा बच्चों? ये पी तो 1000 था, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ कि 1200 बन गया? 1+r⁴n, ये वो फैक्टर है जिसको 1000 ने मल्टीप्लाई करके 1262 बना दिए। तो इस फैक्टर का नाम क्या रखेंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर। यहां तक की बात समझ लगी? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अब बच्चों उल्टा काम। उल्टा काम क्या है? 4 साल बाद आपको एक बैंक ने 1262 दिए, रेट लगा 6%। बताओ आज आपको बैंक में कितने पैसे जमा करवाने हैं? उल्टा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बच्चों अब क्या आपके पास अवेलेबल है और आपने क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो 1262 की वैल्यू किस जगह पे रखेंगे बच्चों? ए की जगह। और निकालना क्या है? पी निकालना। क्या आंसर आएगा? 1000 रुपये आएगा। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या आपके पास बड़ी वैल्यू थी और आपने जो वैल्यू निकाली है वो छोटी हो गई है कि नहीं? अगर बड़ी वैल्यू को इस्तेमाल करके छोटी वैल्यू निकालें तो ये कंपाउंडिंग नहीं है, ये डिस्काउंटिंग। फार्मूला दोनों सूरतों में एक ही है, ये डिफरेंट है। फार्मूला दोनों सिनेरियो में सेम है। ऊपर भी फार्मूला वही है, नीचे भी फार्मूला वही है। बस फर्क यह है कि ऊपर वाले फार्मूले में पी था, ए निकालना पड़ रहा, और नीचे वाले फार्मूले में पी है, सॉरी ए है, पी निकालना पड़ेगा। दोनों फार्मूले समझ आ गया? अच्छा, अब अगला पॉइंट, ये जो 1+r⁴n है ना, ये तो कंपाउंडिंग फैक्टर है। अभी भी हमने इसका नाम रखा है, ये क्या है? तो पढ़ तो हम डिस्काउंटिंग रहे हैं, लेकिन फैक्टर तो कंपाउंडिंग का लगा हुआ नहीं। अब जरा सोचो बच्चों, जब आप पी निकालेंगे तो ये फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये जो फैक्टर डिवाइड हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं, अगर ये फैक्टर नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेके जाएं, तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो ये जो 1+r⁻n है, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। नहीं बात समझ लगी? 1+r⁻n हो तो ये क्या है? कंपाउंडिंग फैक्टर। और 1+r⁻n हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये बात याद रखनी। हमजम शुद्ध। देखा नहीं? बचपन की बातें, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 3-4 दिन लगाए थे, आज 3-4 मिनट लगाए। ये सब क्यूएम के सदके। वो क्यूएम इतना जलील ना हुए होते तो आज इतना फायदा ना होता। कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एन्युटी। और एन्युटी के ऊपर हमने हफ्ता लगाया था, ये थे आपस 7 मिनट लाने में। अब जरा सोचो, एन्युटी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट होता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही दफा पैसे जमा करवाए हैं, एक ही दफा पैसे निकलवाए हैं, बीच में किस्तें कुस्तें कोई नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई किस्तें, एक दफा पैसे जमा कराए, फिर मर गए, फिर 4 साल बाद जाके जिंदा हुए और पैसे निकाले, बीच में कोई किस्तें नहीं है। लेकिन एन्युटी में क्या है? लगातार आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। अब जरा देखो बच्चों, फर्ज करो फर्ज करो इस एन्युटी को समझते हैं बच्चों। 1000 रुपया आपने 1 साल बाद जाके बैंक से निकलवाया। क्या निकलवाया?
1000 रुपया बैंक से निकलवाया। निकलवाया क्यों? बेटे की फीस जमा करवानी थी स्कूल की। तो बैंक से कितने पैसे निकलवाए? ठीक है। अब बेटे ने पूरी जिंदगी की फीस इकट्ठी जमा करानी बेटे की, अगले साल की अलहदा होगी, उससे अगले साल की अलहदा, उससे अगले साल की अलहदा। 1000 रुपया दूसरे साल भी चाहिए, 1000 रुपया तीसरे साल भी चाहिए, 1000 रुपया चौथे साल भी चाहिए, 1000 रुपया 5वें साल भी चाहिए। अब ये बैंक आपको ये सारे पैसे क्यों देगा? बैंक पागल है? आपको ये सारे पैसे दे? बैंक आपको ये पैसे उस वक्त देगा जब बैंक में ऑलरेडी आपने पैसे जमा करवाए होंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आज आपने बैंक में कुछ पैसे जमा कराए होंगे और आप बैंक से क्या कर रहे होंगे, हर साल बाद पैसे निकलवा रहे होंगे। अच्छा, आपने बैंक से कितने पैसे निकलवाए बच्चों? 5 साल में कितने पैसे निकलवाए? तो बैंक में 5,000 जमा कराएंगे, ज्यादा जमा कराएंगे या कम? देखो, अगर तो आपने 5,000 रुपया बैंक में जमा करवाया और 5,000 रुपया लिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अब बैंक में गए क्यों? आप वही 5,000 रुपया अपनी तिजोरी में रखते, हर साल उस तिजोरी में से क्या निकालते? 1,000 रुपये निकालते, इस्तेमाल कर लेते। और बैंक का आने जाने का खर्चा तो बच जाता, इतना महंगा पेट्रोल है। नहीं समझ आ रही? लेकिन मसला ये होता है, औलाद पे शक होता है बंदे को, कि इन्होंने तिजोरी तोड़ तोड़ के ना लाया नहीं। अपनी औलाद का पता होता, जेरे जेरे दंद कट रहे ने ना, उन्होंने हूं समझ आ रही कि मापे साढ़े ते शक क्यों कर दें। अच्छा जी, तो बच्चों, अगर आपने 5,000 रुपया तिजोरी में रखवाया और हर साल 1,000 1,000 रुपया तिजोरी से निकाल के आप जमा कराते रहे फीसें, तो फिर बैंक क्यों गए? और दुनिया का उससे भी बड़ा जाहिल होगा कोई, कि जो बैंक में 6,000 रखवाए और 5,000 निकलवाए। कि नहीं? नहीं समझ आई? वो तो उससे भी बड़ा पागल है, कि 6,000 रखवाए ने तो 5 कटवाए ने। अब बैंक में कब जाएंगे? जब बैंक में कम पैसे रखवाएं और निकलवाएं ज्यादा। अच्छा, आपको 5 सालों में 5,000 रुपए की जरूरत थी। ओके, अब जरा सोचो, बैंक ने आपको ऑफर किया 6% रेट। क्या ऑफर किया? 6% रेट। ये जो 1,000 रुपये आपने एक साल बाद निकलवाना है, आज की तारीख में ये कितने पैसे बैंक में जमा कराएंगे? कंपाउंडिंग करनी है कि डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पता है। आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। जो 1,000 रुपया साल बाद मिला, मैं सिर्फ एक वैल्यू की बात करूं, 5 किस्तों की बात नहीं कर रहा। जो 1,000 रुपया साल बाद मिला, आज की तारीख में उसकी कितनी वैल्यू है? डिस्काउंटिंग करनी है कि कंपाउंडिंग? 943.39। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब ये 1,000 रुपया भी आपको 2 साल बाद मिला, आज की तारीख में इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है? क्या आंसर आएगा जी? 889.9964। ये कैसे आया बच्चों, जरा बताएं। 1,000 रुपया इंटू 1.1, नहीं, 1 + 0.06 पावर माइनस माइनस आएगा ना, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, -2। तो आंसर क्या आएगा जी? 889.9964। ऐसे ही है। फिर वो जो 1,000 रुपया तीसरे साल है, उसको कितने साल पीछे लेके आना बच्चों? पावर माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 839.6192। समझ आ गई? जो चौथे साल पैसे मिले, -4। और जो 5वें साल पैसे मिले, -5। करें जरा, सबको टोटल करें।
हाँ जी, कर लेना नाश्ता बाद में, टेंशन क्या है? कुछ नहीं हो चला, सीए में नाश्ते के बगैर दुनिया रह लो। अच्छा जी, अब बच्चों जो आखिरी 1000 है उसकी भी वैल्यू आ गई। इन सबको टोटल करके आंसर क्या आता है? 4212.36। इसको किसी जमाने में हमने किसी एक फार्मूले से आंसर निकाला था, अगर आपको याद है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी का फार्मूला था आर इंटू 1 - 1 + r की पावर -n/r। ये पावर माइनस में क्यों, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो 5 किस्तों को 5 दफा डिस्काउंट करने की बजाय एक ही दफा डिस्काउंट करना हो तो ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक हो गया? तो बच्चों इससे आंसर निकालेंगे आपका 4212.36। ठीक है नी, सेम आंसर आएगा। हजम होगी बात? यहाँ तक कोई मसला है तो बता दो। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर किस्तें बच्चों एडवांस में हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये याद है ना बच्चों, ये 1000 रुपये आपको साल के एंड पे मिला है, शुरू में नहीं मिला। अगर हम आज की बात करें ना, तो ये जीरो जो है ना आज को शो कर रहा है। जीरो किसको शो कर रहा है? आज को। पैसे आपको आज नहीं मिले, एक साल बाद मिले। तो ये एंड ऑफ ईयर इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अगर एंड ऑफ ईयर इंस्टॉलमेंट की बजाय एडवांस में इंस्टॉलमेंट हो, जैसे कि रेंट की बात करते हैं, हॉस्टल का रेंट आप पे करते हो महीने के शुरू में कि महीने के एंड में? महीने के शुरू में। तो उस सूरत में फिर आपकी पहली किस्त जीरो पे होगी। आपकी पहली किस्त क्या होगी? जीरो पे। पहली किस्त जीरो पे, दूसरी किस्त एक पे, तीसरी किस्त दो पे, चौथी किस्त तीन पे, पांचवी किस्त चार पे, और पांच पे कुछ नहीं। अब अगर पांच पे कुछ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि पांच किस्तें पे नहीं की, पांच किस्तें पे की हैं, लेकिन पांचवी पे कुछ नहीं लिखा हुआ। पॉइंट समझ आ गया? क्या चार पे लिखी हुई किस्त का मतलब ये है कि ये चौथी किस्त है? नहीं, वो पांचवी किस्त है। अच्छा, अब जो जरा कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताएं, कितनी किस्तें हैं जिनकी डिस्काउंटिंग हो रही है? चार की डिस्काउंटिंग हो रही है, एक की डिस्काउंटिंग नहीं हो रही। मतलब चार किस्तें पीछे आई हैं, एक किस्त ऐसी है जो पीछे नहीं आई। पॉइंट समझ आ गया? तो बच्चों जब इन किस्तों की आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो ये 1000 तो 1000 ही रहेगा ना, इसकी कोई डिस्काउंटिंग नहीं। ये जीरो पे है और जीरो पे ही आंसर चाहिए, तो जीरो पे ये वाली वैल्यू 1000 ही रहेगी। पहली जो डिस्काउंटिंग होगी वो इस किस्त की होगी, इस पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत आएगी। दूसरी ये डिस्काउंटिंग है, तीसरी ये डिस्काउंटिंग है, चौथी ये डिस्काउंटिंग। कितनी किस्तें हैं जिनकी डिस्काउंटिंग हुई है? चार। यहाँ पे कितनी किस्तों की डिस्काउंटिंग हुई थी? पांच। यहाँ पे पांचों की डिस्काउंटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों पांच की डिस्काउंटिंग नहीं होनी, चार की डिस्काउंटिंग। मतलब अगर बच्चों यहाँ पे आप फार्मूला लगाना चाहते हैं एनडी का, किसका फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर -n में क्या लिखेंगे? चार लिखेंगे। भला क्यों? क्योंकि चार की डिस्काउंटिंग हुई है, और एक किस्त आप अलहदा से लिखेंगे। अच्छा जी, तो समझ आ गई है? जब किस्तें एडवांस में होगी ना, जब किस्तें क्या होंगी? एडवांस में। तो पांच किस्तें अगर होंगी ना, तो एनडी के फार्मूले में कितनी लिखनी है आपने? चार लिखनी, और एक को आपने ज्यादा लिख देना। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक किस्त अलहदा, वो अलहदा क्यों आ रही है? क्योंकि उसकी डिस्काउंटिंग कोई नहीं होनी, और बाकी चार की चूंकि डिस्काउंटिंग होनी है, तो एनडी के फार्मूले में पावर में -4 लिखें। तो ये बात समझ आ गई सबको? बोलो तो सही। ये आपको पूरी बुक आज मिल जाएगी। ये भी कंप्लीट हो गई कि नहीं? ठीक है जी बच्चों, ये प्रेजेंट वैल्यू है। अगर सिंगल पेमेंट की डिस्काउंटिंग करनी है तो 1 + रेट पावर -n, अगर सिंगल पेमेंट है। लेकिन अगर 5-6 किस्तें हैं तो फिर
फार्मूला कौन सा लगेगा? एनओटी का। क्या ये बात समझ आ रही? आर इंटू 1 - 1 प्लस आर पावर -n/r। यहां तक की बात समझ लगी? ये एग्जाम्पल नंबर 1 जरा पढ़ें, कर सकते हैं बैठ के? समझ आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 2 जरा पढ़ें। एंड पे है कि स्टार्ट पे है? तो हर किस्त की डिस्काउंटिंग होगी। पहली किस्त 1 साल पीछे, दूसरी 2 साल, तीसरी 3 साल, चौथी 4 साल, पांचवी 5 साल पीछे आई। तो इस पे की फार्मूले से आंसर निकाला जा सकता है। ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? Important point to remember: in order to simplify the above calculation of present value, we can use the formula of annuity if there are more than one installments. ठीक हो गया? ये भी हो गया। अच्छा, अब बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आ जाए तो कितनी किस्तें हैं? 4। तो 4 में से कितनी डिस्काउंट करेंगे? 3 डिस्काउंट करेंगे, एक को वैसे लिख लें अगर बिगिनिंग की बात करेगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब बच्चों आ गया लीज। ये हमारा मेन टॉपिक है। लीज की डेफिनेशन नोट कर लें, क्या है जी? यार देखो, यहाँ पे हेडिंग तो नहीं मिसिंग लीज की? यहाँ पे लीज की हेडिंग होनी चाहिए। लीज क्या है जी? लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। लीज क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज right to use an asset for a period of time in exchange for consideration। इसको समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें कुछ डायरेक्टर हैं 7-8। गवर्नमेंट कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिसाइड करती है कि हमने तमाम डायरेक्टर को मर्सिडीज गाड़ियां लेके देनी। ओके, लेकिन मर्सिडीज गाड़ियां परचेज नहीं करेंगे। क्या लेंगे? लीज पे लेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का अकाउंटेंट गया एमसीबी बैंक के पास, उसने डील की। उसने कहा सर 10 मर्सिडीज गाड़ियां चाहिए और वो गाड़ियां आपने परचेज करनी है, और ये एमसीबी बैंक क्या करेगा? मर्सिडीज के साथ रब्ता करेगा। तीन पार्टियां इन्वॉल्व होंगी इसमें। कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होंगी? 3 पार्टियां। एक गाड़ी फर्ज करवाती है 10 करोड़ की। आजकल तो होंडा सिविक जो है वो 1 करोड़ की हुई पई। मर्सिडीज 1 करोड़ की नहीं ना आ सकती। एक मर्सिडीज कितने की आ रही है? 10 करोड़। तो 10 मर्सिडीज कितने की होगी? 100 करोड़ की। ठीक हो गया? एमसीबी बैंक क्या करेगा? मर्सिडीज वालों को कितने पैसे देगा? बोलो तो सही। 100 करोड़ रुपया देगा ऑन स्पॉट, और उनसे 10 गाड़ियां ले लेगा। तो एमसीबी और मर्सिडीज का सिस्टम आपस में ताल्लुक खत्म। या साल बाद ये दोबारा आपस में बैठेंगे? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एमसीबी बैंक ने कैश पे गाड़ी उठा दी। तो एमसीबी बैंक और मर्सिडीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लीज का। बस समझ आएगी क्यों बोला? वो कैश पे चीजें परचेज करनी है, अल्लाह खैर समझ। अच्छा, अब गाड़ियां किसके पास खड़ी हैं? किसके नाम पे होंगी? एमसीबी के नाम पे क्यों होंगी? तो खरीदी, उसने पेमेंट की है। मर्सिडीज वाले जब रजिस्ट्रेशन करेंगे गाड़ी की तो किसके नाम की करेंगे? एमसीबी बैंक के नाम की करेंगे। गवर्नमेंट वाले ने कहा कि यार हमें 10 गाड़ियां चाहिए। एमसीबी वालों ने कहा ठीक है जी, वहां पे खड़ी हैं, हमारे पार्किंग में जाके देखो गाड़ियां खड़ी। अब गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि भाईजान हाँ आपने हमें गाड़ियां देनी है,
और 10 गाड़ियां एमसीबी वालों ने किसको दे दी? गवर्नमेंट वालों को। तो क्या गवर्नमेंट वाले एमसीबी बैंक को 100 करोड़ देंगे? अगर तो 100 करोड़ रुपए एमसीबी को देना होता तो गवर्नमेंट वाले सीधे मर्सिडीज के पास चले जाते। नहीं समझ रहा है? ठीक है, वो 100 करोड़ रुपया नहीं देंगे, इकट्ठा पैसे नहीं देंगे। इकट्ठे पैसे होते तो एमसीबी बैंक के पास क्यों जाते? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एमसीबी वालों से वो डील करेंगे कि यार हम इस तरह कर रहे हैं, 10 गाड़ियां आपसे ली हैं, फी गाड़ी जो है कितने की है? 10 करोड़ की है। आप हमें ऐसे करें कि हम आपको ऑन स्पॉट हर गाड़ी का 2-2 करोड़ रुपया दे रहे थे। कितना हो गया? 20 करोड़। ये डाउन पेमेंट पकड़े। पॉइंट समझ आ गया? मर्सिडीज वालों के पास जाते 20 करोड़ देते तो क्या 10 गाड़ियां मिल जाती? मैंने भाईजान 20 करोड़ देता है, 2 गाड़ियां लेके जाओ। हमने कहा नहीं भाईजान, गाड़ियां तो 10 लेके जानी है। मैंने कहा सॉरी, हम ऐसे नहीं करते। इस वजह से फिर हमें किसके पास जाना पड़ा? एमसी बैंक के पास जाना। ओके, हमने हर गाड़ी का 2-2 करोड़ का डाउन पेमेंट कर दी, गाड़ी उठा के ले गए। तो क्या एमसीबी वो गाड़ियां गोरमे कंपनी के डायरेक्टर के नाम लगा देगा? नहीं लगाए। गाड़ी किसके नाम है? एमसीबी के नाम। चला कौन रहा है? गोरमे के डायरेक्टर चला। पॉइंट समझ लगे? गाड़ी किसके कंट्रोल में है? एमसीबी के कंट्रोल में, गोरमे के कंट्रोल में। किसकी ऑनरशिप में है? यहां आज हमें पता लगा कि कंट्रोल और ऑनरशिप दो डिफरेंट चीजें होती हैं। कंट्रोल से मुराद है कौन इस गाड़ी को कहां लेके जाएगा, ये कंट्रोल है। तो क्या ये एमसीबी बैंक के कंट्रोल में है? मतलब डायरेक्टर साहब गड्डी चला लगे तो नाल बैंक का मैनेजर भी खलोता, भाईजान हेलो जुत्ती लाओ, तुम तमीज नहीं है गड्डी च बहन की। जोगर पा के साफ सुथरे बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो जोगर भी किसी कंपनी के होने चाहिए, नाइकी के होने चाहिए, साफ होने चाहिए थल्लों। बाहर इसे तौलिया रखो, तौलिए तो चंगी तरह पैर रगड़ो। जुराबा तुम पानिया ने चंगी कंपनी की, जॉगर पाने ने, फिर गड्डी च बहना। समझ लगी? तो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी रीत ऐसी जो तुम गड्डी कोई बोतल पीती। नंबर 1, किसी पिंड नहीं लैके जानी गड्डी। नंबर 2, गड्डी पट्ठे नहीं रखने कि बकरा ईद आ रही है बकरे लैके आने तो ना तुम पट्ठे भी रखे हुए हैं गड्डी से। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब आपने बिल्डिंग बनानी है तो इटा इटा घट पै गई हैं, तुम गड्डी इटा रख के लैके जा रहे हो। तो अगर बैंक मैनेजर हर चीज के ऊपर आपको गाइड करेगा तो उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी गड्डी लै, असं करोड़ा ही चला लांगे खैर। तो गाड़ी किसके कंट्रोल में होगी? डायरेक्टर के कंट्रोल में। वो डिसाइड करेगा मैंने गाड़ी चलानी भी है कि नहीं चलानी। नहीं बात लगी? और आ के 2 बजे फोन आ रहा है जी बैंक मैनेजर का, भाईजान ठीक हो, जागते नहीं, सोते नहीं रहे, गड्डी सही खलोती हुई बाहर, कुंडी शुंडी ला ली तुसी, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी कुंडी ला लेना यार। यार मैं गड्डी लैके जाब च आ गया, वापस करो गड्डी, ये तो सानू सौन भी नहीं देंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं है। अब यहाँ पे हमें पता लगा कि इससे पहले तो हमने FR 1 में यही पढ़ा ना कि आपने कोई एसेट चाहिए एसेट परचेज कर लो। आज हमें पता लग रहा है कि एसेट किस्तों पे भी मिल सकता है, लेकिन किस्तों में मसला है, ऑनरशिप किसी और के नाम पे है और कंट्रोल किसी और के पास। अब लॉ की नजर में अगर ये गाड़ी तबाह हो जाती है आज, नुकसान किसका? बैंक का नुकसान। क्यों? ऑनरशिप, जिसकी ऑनरशिप है नुकसान उसका, सीधी सी बात है। लॉ कहता है भैया ऑनरशिप किसकी है? बैंक की, नुकसान उसका। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आप? लेकिन अकाउंटिंग कहती है किसके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? अकाउंटिंग लॉ को नहीं देखती। बिजनेस लॉ पढ़ा ना आपने? बिजनेस लॉ में गाड़ी किसकी है? बैंक की। अकाउंटिंग बिजनेस लॉ को नहीं देखती। अकाउंटिंग कहती है किसके कंट्रोल में है, तो जिसके कंट्रोल में है नुकसान उसका है। नहीं बात समझ आ रही? कॉमन सेंस यूज करो। आप एक दोस्त की बाइक लेके निकले, हॉस्टल में गाड़ी खड़ी थी,
हॉस्टल में गाड़ी खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, आपने कहा यार चाबी नहीं, मैं उधर जाना है अपने कहते ने खाला दे घर जाना है, वो तो कोई पैसे पूसे लै गए, उसने पैसे गाड़ी दे दी, आप लेके जाके तो सीधी खंबे च मारी थी, चक्का शक्का विंगा हो गया, टायर टू फारग हो गए। वापस आया था कि यार चंगी तू गड्डी दी है, खाले दे घर तक नहीं पहुंचा तो बेड़ा गर्क हो गया, अब फड़ गड्डी अपनी, हूँ मैं उबर से जा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ आप ये बात कर लेंगे? नहीं करेंगे। गिल्टी फील हो रहा है कुछ कुछ? क्या नहीं फील हो रहा? क्या करना पड़ेगा अब सोचो। अब आप ये कहोगे कि बिजनेस लॉ में चूंकि ये लिखा हुआ है कि गाड़ी उसकी है तो नुकसान भी उसका है, अब ये कहेंगे? नहीं। या आप उसको ये कहेंगे जा चंगा जब वकील करा ला तुम्हें, तो मैं भी वकील करा लेना, कोर्ट से फिर हम सामना सामना होएगा, क्योंकि मैं बिजनेस लॉ का पेपर पढ़ लिया है, ये करेंगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा? एथिक्स क्या कहते हैं, अखलाकियात क्या कहती है? यार वो जो नुकसान हुआ उसको ठीक करो। आप उस बंदे से फोन पे रब्ता नहीं करेंगे, उसको सीधा पहले मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, मैकेनिक को कहेंगे ऐसी बाइक सेट कर कि पता ही ना चले कुछ है। नहीं बात समझ आ रही? हालांकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, आपकी ऑनरशिप में नहीं थी, फिर भी क्या कर रहे हैं आप, उसको ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में थी। लॉजिक तो ये बनती है ना, बिजनेस लॉ वाली लॉजिक नहीं बनती। क्यों कहेंगे भाईजान तुम अपना वकील करो, मैं अपना वकील करूँ, तो मेरे को पैसे कढ़ाने ने ना, तो मैं देना पैसे ठहर। लॉ की नजर में तो गाड़ी तुम्हारी है, नुकसान भी तू बर्दाश्त कर, मैं क्यों करा? ठीक हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसको बताए बगैर, लीगल मामलात में इन्वॉल्व हुए बगैर आप उसको गाड़ी ठीक करवा के देंगे। तो वही पॉइंट अकाउंटिंग यही कहती है कि गवर्नमेंट वालों के कंट्रोल में है, गाड़ी डैमेज हुई तो कंपनसेशन कौन पे करेगा? गवर्नमेंट वाले। तो वकील के पास जाए बगैर, अदालत में जाए बगैर। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट, ये 5 सालों में फर्ज करें जी, 5 सालों में ये एमसीबी बैंक ने गाड़ी दे दी उनको, हर साल 2-2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, तो क्या 5 सालों में एमसीबी बैंक वाले हर गाड़ी का टोटल 10 करोड़ रुपया लेके खामोश होकर बैठ जाएंगे? क्या ये बैंक फीस से भी लीला खुला हुआ है कि आज बैंक ने 10 करोड़ रुपया दिया हर गाड़ी का मर्सिडीज को, और 5 सालों में वो 10 करोड़ रुपया गोरमे वालों से लिया और कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा है आपके साथ कारोबार कर? ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वो इंटरेस्ट लेंगे, वो 10 करोड़ की गाड़ी गोरमे वालों को 10 करोड़ में नहीं देंगे, वो कम से कम 12 या 13 करोड़ में या 14 करोड़ में देंगे। 4 करोड़ रुपया क्या है? ये सूद है कि 10 करोड़ की गाड़ी एमसीबी बैंक ने परचेज की मर्सिडीज से, लेकिन गोरमे को कितने की दी? 14 करोड़ की दी। 10 करोड़ तो वो सीधा सीधा जो मर्सिडीज को दिया, 4 करोड़ ऊपर से गवर्नमेंट एमसी बैंक ने कमाया। तो एमसी बैंक इसी काम के लिए तो खुला हुआ, यही तो उसकी कमाई है। अगर 10 की गाड़ी 10 में ही उसने आगे देनी है, तो फिर एमसी बैंक क्या कर रहा है? नहीं बात समझा? ठीक है ना? तो एमसी बैंक को इस सारी ट्रांजेक्शन में क्या फायदा हुआ? इंटरेस्ट कमाया उसने। और गोरमे वालों को क्या फायदा हुआ? गोरमे वालों को इकट्ठा 10 करोड़ रुपया नहीं पे करना पड़ा, वो इंस्टॉलमेंट में उसको गाड़ी मिली। पॉइंट समझ आ गया सबको? अच्छा, अब बच्चों, अब जरा दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट। ये राइट, वो राइट लेफ्ट वाला है, कंट्रोल, गाड़ी को इस्तेमाल करने का हक, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। शादी ब्याह पे गाड़ियां लेके जाते हैं ना रेंट पे, वो परमानेंट आपकी हो जाती है। क्या होती है? 1 या 2 दिन के लिए। मेरी बात समझ आ रही? फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये खास वक्त के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट वाले एमसी बैंक से गाड़ी लें और 2 साल बाद या 3 साल बाद एमसी वालों को वापस कर दें, तो क्या यार ये गाड़ी चेंज करो, हमें दूसरी गाड़ी दे दो। ऐसा भी हो सकता है कि वो एसेट वापस कर। तो क्या जी लीज राइट टू यूज एन एसेट देती है किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन खास वक्त के लिए, इन एक्सचेंज फॉर दुआएं,
इन एक्सचेंज फॉर, मतलब ये लिखना पड़ा है, ऐसा ना हो कि आप कहें सर देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, लॉ की नजर में कोई पैसों की बात नहीं हुई। तो डेफिनेशन में उनको लिखना पड़ा क्योंकि आप बिजनेस लॉ पढ़ चुके हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है जिसमें कंसिडरेशन हो, याद है ना, इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सारा कुछ लीज पे मिल जाता है। देर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व इन लीज कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो 3 पार्टीज होती हैं, लेकिन ये पार्टी पहले दिन फारो हुई थी साइड पे। अब कितनी पार्टी रह गई है जी? 2 पार्टीज रह गई, एक है लेसर और एक है लेसी। लेसर कौन होता है जी? एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। अब यहाँ पे बच्चों ये डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ, लेसर एमसीबी है या गवर्नमेंट? कैसे पता लगा? प्रोवाइड किसने किया, ये हक किसने दिया? एमसीबी। लेसी, एन एंटिटी दैट ऑब्टेन्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। लेसी कौन है? गवर्नमेंट। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करें। लीज की बेसिक्स आपको समझ आ गई? कोई इशू यहाँ तक? इसके बाद अभी कौन सी क्लास है? नहीं पता? क्या मतलब? चेक करना है, मतलब कौन सा पेपर रखा है तो पता है, ये भी नहीं पता? अल्लाह माफ करे यार, कैसी कौम है। मतलब बॉटनी रखा हुआ है, जुआलॉजी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इस्लामियात, पाक स्टडीज है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दें, हारिस, हसनैन, नुमान, जो बातें आज हमने पढ़ी हैं डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग और लीज की जो डेफिनेशन है, इनमें कोई मसला है तो बता दें। शाबाश, बोलो बोलो बोलो, सब क्लियर है? ठीक हो गया बच्चों। तो अभी आपको बुक वगैरह सेंड कर देते हैं, बुक शॉप पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको फॉरवर्ड कर दें किताब, तो आपको आज इंशाल्लाह नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।